हेलो एवरीवन। हेलो सर। तेरा बंसल के ऑफलाइन सेंटर में हो? नहीं नहीं, घर पे ही हूँ। नया सेटअप बनवा लिया? सेटअप तो क्या होता है, काम चल रहा है घर पे, पेंट वेंट का काम चल रहा है, बस वही है। से रूम वूम चेंज करने पड़ते रहते हैं कई बार। कोई बात नहीं सर। सर भटिंडा में भी ऑफलाइन हो रहा है? शायद होना चाहिए। सर मंडे से हो रहा है, मैसेज आ गया। यस सर। सर आप आपके जाओगे? आपके ग्रुप में आया क्या? सर पर्सनली आया है। चलो जी, शुरू करें। क्या क्या कर लिया था हमने यार, एक बार देखें कहाँ तक किया था हमने, बताना। एक सेकंड, सर एग्जांपल किया था लास्ट में कुछ क्वेश्चन। जस्ट एक सेकंड, सेट कर लूं थोड़ा सा। चलो शुरू करते हैं। हमने करा था यार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बारे में बात की थी। हमने कहा था कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है ना, ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मासेस के बीच में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम वेक्टर एडिशन करके नेट फोर्स किसी भी पर्टिकुलर मास पे निकाल सकते हैं, चाहे वहां पे कितने ही मासेस क्यों ना पड़े हों। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें हमने नेट फोर्स को निकालना सीखा था। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आ सकते हैं। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो आगे हमारे काम आएंगे। देखो, आपको कल मैंने बताया था कि जो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो मैंने आपको बताया था कि इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना। बस कुछ बॉडीज ऐसी हैं जैसे कि स्फीयर हो गया, ठीक है ना, ये स्फीयर एक ऐसी बॉडी है जिसमें हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बाकी बॉडीज में दिक्कत आ जाती है। तो स्फीयर के केस में हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का मैं सारा मास सेंटर पे अज्यूम करके, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम करके कैलकुलेशन कर सकता हूं। ठीक है ना, यही मैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखने वाला हूं। तो लिखेंगे हम, ठीक है ना, पूरा लिखवाता हूं मैं आपको। फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, एक्सटेंडेड मतलब जिनका साइज है कुछ, ठीक है ना, समझिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन can be applied by using calculus. But for uniform spherical bodies, this calculation can be avoided. इसको अवॉइड किया जा सकता है, हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पहला पॉइंट। इसमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ये तो मैंने आपको वो लिखा। अब जो बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही हम लिखेंगे। लिखिएगा पहला पॉइंट,
साथ साथ लिखते जाइएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर मैं आपको समझाऊंगा, अभी पहले पॉइंट लिख लेते हैं फिर मैं इसको समझाऊंगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन hollow spherical shell of uniform density and a point mass situated outside is just as if the entire mass of the shell is concentrated at the center of the shell. अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो हमने लिख दी, बात पता कितनी सी है, बात बड़ी छोटी सी है। जैसे ये हॉलो है, ठीक है ना, पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है जी। इसका मास m मान लेते हैं, इसका रेडियस होगा कुछ r, कैपिटल R इसका रेडियस है। इसके बाहर जस्ट आउटसाइड है ना, आउटसाइड, ये देखो आउटसाइड होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। मान लो कि इसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है, कितना डिस्टेंस है भाई, स्मॉल r है। तो एक तो हॉलो स्फीयर हो गया आपके पास और एक स्मॉल मास हो गया, पॉइंट मास। इन दोनों के बीच का जब हमें फोर्स निकालना है तो मैं ये जो हॉलो स्फीयर का पूरा मास है इसको कहां पे अज्यूम कर सकता हूं भाई, कहां पे अज्यूम कर सकता हूं, सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम करके कैलकुलेशन कर सकता हूं। इसके लिए कोई इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए, बाकी बॉडीज के लिए ही वो कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं आ पाती। तो समझ में आया पहला पॉइंट, बस यही बताना था पहले पॉइंट में, बाकी तो अंग्रेजी लिखी हुई है, बाकी तो आप देख लो, ठीक है ना। ये इस तरीके से लग रहा है कि जैसे कि शेल का पूरा मास सेंटर पे है, बस। क्लियर हुआ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये स्मॉल आर में ये स्फीयर का रेडियस ऐड करके आएगा? सेंटर से डिस्टेंस दिया है स्मॉल आर। ओके सर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है ना, देखो दिख रहा है उसमें, रेडियस की, स्फीयर के रेडियस की जरूरत ही नहीं। ओके सर। जस्ट ऐसे ही बताया मैंने, उसकी कोई जरूरत नहीं, कैपिटल आर का कोई रोल नहीं है। लिखो फटाफट। सर ये चैप्टर कल शुरू हुआ है। बिल्कुल। चलें जी आगे, सेकंड पॉइंट लिखें। यस सर। सर कल वाला व्हाइट Yes, बोर्ड sir. एक बार दोबारा सेंड कर दोगे? तो ग्रुप में मिल ही जाएगा तुम्हें। नहीं सर वो सब कुछ डिलीट हो गया था आज, मैंने मोबाइल चेंज किया था इसलिए। ये मैसेज कर देना, एक बार याद दिला देना, मेरे को याद नहीं रहेगा। ओके सर ओके। मैसेज कर देना मुझे, मैं उसी वक्त कर दूंगा। हाँ जी, सेकंड पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू, मैं पूरी वैसी की वैसी स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ बुक वाली, ठीक है ना, ताकि एक भी वर्ड हमारा इधर उधर ना हो। ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, बाकी समझाने को तो मैं, ड्यू टू हॉलो स्फीयर या हॉलो स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर, कुछ भी कहें, ब्रैकेट में लिख देते हैं, स्फेरिकल शेल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। शेल का मतलब हॉलो ही होता है, कहीं पे भी शेल लिखा हो ना, शेल का मतलब होता है कि वो अंदर से
हॉलो है, ठीक है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी on a point mass situated inside it is zero। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत कमाल का पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि अगर यही स्फीयर हो, ठीक है ना, देखना ध्यान से, यही स्फीयर है और यही मास है, ठीक है ना, लेकिन ये मास स्फीयर के कहां पे पड़ा हुआ है बेटा? बाहर नहीं पड़ा हुआ, कहां रखा है? अंदर रखा है, ठीक है ना। यही शेल है, ठीक है ना, हॉलो है और इसके अंदर है मास। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो जीरो होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात समझो, अगर ये पार्टिकल, बनाना मत, वैसे ही बता रहा हूं, अगर ये पार्टिकल सेंटर पे है बिल्कुल, तब तो आपको समझ में आता है ना कि चारों तरफ से फोर्स कैंसिल हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रही है Yes, बात? sir. देखो ये डीएम यहाँ पे मान लूंगा मैं, कैपिटल डीएम, यहाँ पे कैपिटल डीएम मान लूंगा, है ना, कैपिटल डीएम मान लूंगा, तो यहाँ पे कैपिटल डीएम मान लूंगा, चारों तरफ से फोर्स कैंसिल हो गया तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। सेंटर पे अगर रखा हो, बिल्कुल सेंटर पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर पे भले ही ना रखा हो, फिर भी नेट फोर्स जीरो ही होगा। क्या ये बात हजम हो रही है? नो सर। No, sir. तेरे आप बताए, पूछ रहे हो, बता रहे हो सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई चुप हो जा यार, तू बहुत बोलता है। शांत हो जा भाई। आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। ओके, चलो मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी तो पीडीएफ में आपको दिख जाएगा अगर किसी का लिखना रह गया तो। मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। सॉलिड एंगल मैं आपको पहले तो बता देता हूँ, वैसे तो पता है आपको, लेकिन फिर भी दोबारा करवाना ही पड़ेगा, मुझे पता है। ये मास सेंटर पे नहीं है, देख रहे हो, सेंटर पे नहीं है, कोई बात नहीं। ये डिस्टेंस r1 मान लेते हैं और ये r2 मान लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा धुंधला धुंधला आपको पता चलेगा, ये मास इधर का m1 है मान लो, और इधर का मास ये m2 मान लो। जो ज्यादा मास है उससे डिस्टेंस भी ज्यादा है, बोलो भाई। जो ज्यादा मास है उससे डिस्टेंस भी ज्यादा है क्या? Yes, sir. और जो कम मास है तो उससे डिस्टेंस भी कम है। तो हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैंसिल हो जाए यार, मतलब इधर के मास का फोर्स और इधर के मास का फोर्स कैंसिल हो जाए। हो तो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी तो है। Yes, sir. तो यस यार सर। डिस्टेंस कम है, मास कम है, डिस्टेंस ज्यादा है तो मास भी ज्यादा है, तो कंपनसेट हो रही है बात। अब एग्जैक्टली कंपनसेट हो रही है कि नहीं हो रही वो देखना पड़ेगा। सॉलिड एंगल 3D में एंगल होता है, इसको याद करो, फाई से लिखते हैं ऐसे, जो रेजिस्टेंस वाला सिंबल होता है ना, तो या तो रेजिस्टेंस वाले सिंबल से लिखते हैं या फिर ओमेगा वाले सिंबल से लिखते हैं, इसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। सॉलिड एंगल क्योंकि 3D बॉडीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। प्लेनर बॉडीज के लिए जैसे सर्कल हो गया, रिंग हो गई, डिस्क हो गई, इसके लिए प्लेन एंगल होता है, और सॉलिड एंगल होता है 3D बॉडीज के लिए। तो ये वैसे, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगर ये वाले, मुझे ये बताओ, ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं, क्या ये दोनों सॉलिड एंगल बराबर होंगे?
Yes, sir. Yes, sir. फाई 1 फाई 2 नाम दे देता हूँ, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये बराबर होंगे, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ये हो गया, फाई 1 और इक्वल्स टू फाई 2 इज इक्वल्स टू, या फिर ये दोबारा क्यों लिखना है, इसको लिख सकते हैं A1 बाय R1 का स्क्वायर और A2 बाय R2 का स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। इसका एरिया, इधर वाले का एरिया A1 मान लेता हूं, इसका एरिया A2 मान लेता हूं। वी नो, हमें ये पता है कि मास प्रोपोर्शनल टू एरिया बाई, जिसका जितना बड़ा एरिया जितने रीजन का, अगर मैं उस स्फीयर का छोटा एरिया कंसीडर करूंगा तो उसका मास भी कम होगा। भाई जितना ज्यादा एरिया स्फीयर का, जितना बड़ा एरिया होगा, क्या उतना ही मास भी ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। तो क्या इसकी जगह पे अगर मैं एरिया की जगह पे मास लिख लूं तो किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई। हाँ जी, एरिया की जगह पे अगर मैं मास लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर दोनों तरफ जी और स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत? देखना जरा, क्या दोनों फोर्स बराबर आ रहे हैं? क्या दोनों फोर्स बराबर हो रहे हैं? अरे Yes, बोल, sir. है ना, F1 इज इक्वल टू F2, कैंसल हो गए, कैंसल ईच अदर, ये कहीं पे भी रख दो, कैंसल करेंगे एक दूसरे को। और ये चीज आपके स्कूल में नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने इस वजह, ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया आपको, सेकंड पॉइंट, ये तो है स्कूल के सिलेबस में, लेकिन ये स्कूल की किसी किताब में आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट है ये कैसे आता है, ये स्कूल की किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन ये मैंने अभी बता दिया आपको, क्योंकि ये फिर फालतू में हम दोबारा देखेंगे, दोबारा बताऊंगा, तो इसलिए बेटर है कि अभी क्लियर हो जाए। तो इसीलिए ये प्रूफ यहाँ पे लिख लेना, प्रूफ सेकंड पॉइंट का, और ये नॉट फॉर स्कूल, ठीक है ना, इसमें लिख भी लेना कि ये स्कूल के लिए नहीं है, ठीक है जी। तो नॉट फॉर स्कूल, बाकी तो सब कुछ स्कूल वाला ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा ऑन स्मॉल एम, irrespective of position of small m inside the sphere, position of small m inside the sphere या shell। क्लियर हुआ? होलो स्फीयर कहना चाहिए, होलो स्फीयर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, एनी दिक्कत? किसी को सॉलिड एंगल के बारे में अगर नहीं भी पता तो बेटा फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। तो और तो देखो कोई चारा नहीं है अभी, तो फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला ही याद करना होता है, बाकी तो मैंने आपको जो है, सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि जो एरिया सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, जैसे ये देखो, मैं, जिनको नहीं पता वो सुन लो या भूल भी गए होगे, तो जैसे ये मेरा हाथ है ना, ये बॉल को बीच में से काटो, बॉल को बीच में से काटो, तो ये मेरे हाथ का थोड़ा सा एरिया है, इसका जो सेंटर पे एरिया बन रहा होगा, समझ रहे हो, सेंटर पे जो कोन शेप एरिया बन रहा होगा, उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो जो एरिया है, जो जितना एरिया वो यहाँ पे सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, या जो भी पॉइंट हमने लिया वहां पे, तो उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r का स्क्वायर। अगर ये प्रूफ मतलब आपको नहीं करना तो मत करना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल के लिए ही है ये। और यहाँ पे पहली बार इस चैप्टर के अंदर होता है जहां पे सॉलिड एंगल का यूज आ रहा है। इससे पहले हमने सिर्फ पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन में, लेकिन यूज कभी नहीं करा था। एक बार यूज इसका +2 में भी आएगा, ठीक है ना, +2 जब हम करेंगे 12th के लिए, तो वहां पे भी इसका यूज आएगा। देखो फटाफट, सर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है एरिया बाय आर स्क्वायर। ऊपर वाले पोर्शन का जो एरिया है ना, जो गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, ऊपर वाले पोर्शन का, क्योंकि ये वैसे तो 3D फिगर है बेटा, है ना, हमें तो एक लाइन दिख रही है, आप कहोगे ये तो लाइन है, वैसे तो एरिया है उसका, जैसे मेरा हाथ है, दिख रहा है पूरा एरिया है। अगर आप साइड से देखोगे तो सिर्फ एक लाइन दिख रही है आपको, है ना।
तो वही वाला हिसाब किताब, एरिया है पूरा पूरा, और एरिया मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए मैंने सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से ये चीज प्रूव करी है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर है। ओके सर। होमवर्क करते रहना भाई, मैं होमवर्क भेजूंगा भी। आज क्या वार है? थर्सडे है। नेक्स्ट वीक हम डिस्कशंस वगैरह रखेंगे, ठीक है ना? अकॉर्डिंगली हम डिस्कशंस नेक्स्ट वीक रखेंगे। चलें जी। Yes, sir. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, दैट इज जी। अब इसके बारे में डिस्कशन होगी, के बारे में अब डिस्कशन होगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज द फोर्स which unit mass experiences due to Earth's gravitational attraction towards Earth center, towards Earth's center। कहने की बात यह है कि ये वो फोर्स है जो कि यूनिट मास एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर। मैं आपको समझाता हूं कि क्या लॉजिक है। देखो, बड़ा आसान सा लॉजिक है। इधर देखो, ये अर्थ है हमारी, ठीक है ना, मान लो ये अर्थ है। अर्थ का मास मान लेते हैं m, अर्थ का रेडियस कैपिटल R, ठीक है जी, मान लिया। हम कहां पे रहते हैं? अर्थ पे। कहां पे रहते हैं? सरफेस। हम कहां पे रहते हैं? सरफेस पे रहते हैं ना। Yes, sir. सरफेस ऑफ अर्थ पे रहते हैं। ये हम रहते हैं सरफेस पे, ठीक है जी, हम सरफेस पे रहते हैं। तो ये मास यहाँ पे है, हमारा मास है सब मान, ठीक है ना। तो अब ये अर्थ का सेंटर है। क्या अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी? Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। जितने फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है भाई साहब, उतने ही फोर्स से हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी औकात ज्यादा नहीं है और अर्थ का मास बहुत बड़ा है। तो अर्थ के ऊपर फोर्स हम लगा भी रहे हैं तो उससे अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि ये बात बहुत हैरानी की है कि हम भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे जितना वो हमारे पे लगा रही है। अच्छा जी, जनरली हम जो डायग्राम है, अगर ग्राउंड को फ्लैट मान के बनाते हैं, अगर आपको याद हो, ग्राउंड को फ्लैट मान के हम डायग्राम बनाते हैं। वैसे तो अर्थ गोल होती है, लेकिन जब हम ग्राउंड को फ्लैट मान के डायग्राम बनाते हैं तो उसमें अर्थ का सेंटर दिखाते हैं क्या? नहीं, उसमें हम अर्थ का सेंटर शो नहीं करते। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे लग रहा है उसको हम शो करते हैं mg, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू mg, है ना, वो शो करते हैं जो हमने यहाँ पे शो किया। ये फ्लैट कंसीडर करके, एक्चुअल में तो देखो गोल है। तो ये जो फोर्स हम नीचे की तरफ दिखाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाला,
ये एक्चुअल में किस तरफ लग रहा है? टुवर्ड सेंटर। हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक्चुअल में किस तरफ लग रहा है? अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है भाई, हम जहां पे भी हैं अर्थ पे, तो वो अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है हमें, ठीक है ना, अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है हमें। चलो जी, अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1m2 बाय आर स्क्वायर। जी कैपिटल एम स्मॉल एम। कितना डिस्टेंस है कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में, बताना भाई जरा, कितना डिस्टेंस है? फिगर में कितना दिखाई दे रहा है? आर ही है बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। मुझे बताओ, ये दोनों फॉर्मूले तो एक ही चीज के हैं ना? ये दोनों फॉर्मूले तो एक ही चीज के हैं भाई। बात को लिखने का तरीका अलग अलग है, फॉर्मूले तो एक ही चीज के हैं, है ना। अर्थ के लिए हम सारा मास सेंटर पे मान रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ भी, यार देखो, अर्थ सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, बात सुनना समझिए, बात सॉलिड, अर्थ से एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर भी तो हॉलो स्फीयर से ही बना होता है। सॉलिड स्फीयर भी तो बना होता है, तो इसके लिए हम अर्थ का सारा मास कहां पे कंसिडर कर सकते हैं? सेंटर पे, ठीक है ना। अर्थ का सारा मास सेंटर पे कंसिडर कर लिया और स्मॉल एम से उसकी दूरी कैपिटल आर है, तो वो लिख दिया फॉर्मूला। बात तो एक ही है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उधर जगह नहीं बची हमारे पास, इधर लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, ये चीज आपको बाद में लिखनी है, ठीक है, वो बनाने के बाद। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल एम जी। तो जी की वैल्यू आ गई हमारे पास, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ गई। और आपको ये जान के खुशी होगी, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तकरीबन। तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, ये जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये कितनी आती है? ये वैल्यू कैलकुलेट, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, कल बताई थी। मास की वैल्यू आपको अर्थ के पता लग गई, और रेडियस आपको अर्थ का पता है, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्मॉल जी की, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम यूज करते हैं। अब पता चल रहा है कि ये कहां से आ रही है, अब पता चल रहा है कि कहां से आ रही है ना। तो मेन फॉर्मूला आपको याद कौन सा करना है इस स्लाइड के अंदर? आपका मेन फॉर्मूला ये है जो मैंने स्टार बनाया है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्मॉल जी की वैल्यू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, where capital M and capital R are the mass and radius of the earth respectively. किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ, कोई भी, एनीथिंग, कोई सिचुएशन समझ में नहीं आई कि ये कैसे लिख दिया या ये कैसे नहीं लिखा। हाँ, ये अर्थ का मास है बेटा, अर्थ का मास ज्यादा थोड़ी है, 6 के पीछे बस 24 जीरो लगानी है, बस इतना ही मास अरे इसका भाई तो अपने हाथ मेरा में वजन है। है। कैलकुलेट कैसे किया इन्होंने? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से बेसिकली डिस्टेंस वगैरह मशीन से कैलकुलेट कर लेते हैं, टेलीस्कोप होते हैं बड़े बड़े बेटा, तो बेसिकली दो बॉडीज ले लेते हैं। अब ये एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन हाँ इतना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि जैसे मैंने आपको पैरेलैक्स मेथड पढ़ाया था, यस सर। जैसे सन और मून है ना, तो एक चीज का मास मान लो अगर कहीं से हम निकाल लें, या तो पहले मून का पता हो या कुछ भी पता हो, मतलब वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली डिस्टेंस पैरेलैक्स मेथड से आ जाता है। अगर आपको यहाँ से मून का डिस्टेंस भी निकालना है तो वो पैरेलैक्स मेथड से पता चल जाता है। फिर ये फॉर्मूला होता है GM1m2 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें ऑब्वियसली टेलीस्कोप वगैरह या और भी कुछ मशीन्स का प्रयोग करते होंगे वो, जिससे वो अंदाजा लगाते होंगे कि मास कितना है, ठीक है ना, मतलब यूज इसी का होता है। एग्जैक्टली तो तो नहीं है, बट मतलब वो तो उनको पता होगा यार जो करते हैं, लेकिन हाँ मतलब प्रोसीजर इसी से रिलेटेड होता है।
एक्सक्यूज मी सर। सर जो हमने क्वेश्चन करते हैं हम, ये तो हम अर्थ को परफेक्टली राउंड लेके करते हैं, पर जो अर्थ की सरफेस है वो तो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे है। हाँ, तो ये एवरेज वैल्यूज होती हैं। रेडियस की जो वैल्यू है ये एवरेज वैल्यू, मतलब पूरी तरीके से गोल नहीं होती। तो 6400 किलोमीटर ऑन एन एवरेज। ओके सर। कहीं से 6400 किलोमीटर से ज्यादा भी होगी, कहीं पे कम भी होगी। लेकिन भाई अगर ऐसे हम सोचेंगे फिर तो हम कैलकुलेट कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर तो मतलब यस वो हो सर। जाएगा। ये तो सिर्फ कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। सर अर्थ का फिर वेट वेरी होता जाएगा दिन पर दिन। नहीं, वो तो पूरा वेट तो सेम ही रहेगा नहीं सर। अनटिल अनलेस कोई यूनिवर्स से आके कोई चीज, गैलेक्सी से आके कोई हमारे ऊपर गिर ना जाए, फिर तब तक तो वेट तो कांस्टेंट ही रहेगा ऑलमोस्ट। नहीं सर, ऐसे कि कोविड में तो इसने वेट लॉस किया होगा, इतने सारे बंदे मर गए। अच्छा अच्छा, वैसे कह रहे हो। हाँ फिर यार मुझे लगता है कि जन्म लेने वाले ज्यादा लोग हैं, मरने वाले उतने नहीं होते। सर मर भी यहीं रहे हैं, पैदा भी यहीं हो रहे हैं, सब कुछ वही चल रहा है, कांस्टेंट, कंजर्व्ड। इंसान क्या है यार, इंसान मिट्टी है। मिट्टी से ही बनता है और मिट्टी में ही वापस मिल जाता है। ठीक है ना। सिर्फ वो जो है कि मिट्टी में जब वापस मिल गया तो पंच तत्वों में वो विलीन हो जाता है, ईश्वर के पास पहुंच जाता है, जिसे हम अलग अलग रूप में याद करते हैं अलग अलग धर्मों में। तो बस यही है, मिट्टी आया, मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल गए, यही जिंदगी है। सर कभी कभी सोचते हैं कि कोई आत्मा होती है, जैसे कि क्योंकि हार्ट तो ब्रेन वो से करता है, ब्लड से काम करता है। तो अगर हम मर गए तो हमें कैसे पता रहे कि हमारी आत्मा पहुंच भी गई ईश्वर के पास या नहीं? यार ये वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए मैंने यार देखो कभी एक्सपीरियंस तो करा नहीं, लेकिन हाँ जितनी स्टोरी सुनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आसपास हमारे पैरेलल वर्ल्ड ऐसा है जिसको हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आईज सारी चीजें थोड़ी देख पाती हैं जो हमारे आसपास होती हैं। यस क्या सर। आप सारी चीजें देख लेते हो क्या? क्या आप इंफ्रारेड रेडिएशंस को देख सर पाते हो? वर्चुअल, नो मतलब सर। विज क्या, कलर उस- लाइट्स भी देख सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं देख पाते। तो मे बी, हाँ यार हो सकता है यार। ये तो अब देखो इंसान को मरने के बाद ही पता चलेगा यार, अगर ऐसा कुछ होता होगा तो। सर जो यही तो। एक्सपीरियंस होता है वो बता नहीं सकता ना कभी। हाँ सर अब एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, जैसे कि लोग कहते हैं मेरे को भूत दिखा, यहाँ पे भूत की जगह है। जो लोग शमशान घाट पे काम करते हैं, जो पंडित वगैरह होते हैं, उन्हें उन्हें तो कभी कुछ ऐसा कभी कहा ही नहीं भूत से रिलेटेड। वो तो वहीं पर ही रहते हैं। भूत भी यार किसी तरीके से ही तंग करेंगे ना, अगर आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसे क्यों भूत आपको क्यों परेशान करेगा, बात ये है। मतलब नहीं, वो कुछ वही एबनॉर्मल एक्टिविटीज तो होनी चाहिए ना उनके घर में, उनके घर में तो कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ पूछना पड़ेगा, हर जगह भी नहीं होते। कई बार सर आत्मा वो फिर भटकती है। भूतों की पॉपुलेशन बढ़ाते हैं ना, इसलिए उनको कोई नहीं रहता कुछ। चलो खैर ये फालतू की बकवास तो करते रहेंगे, आगे चले। Yes, sir. भूतों की बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए यार। मैं मुझे एक्चुअली सोना होता है अकेले ना, तो दैट्स नॉट गुड फॉर मी एंड नॉट गुड फॉर यू आइदर। यस सर, हमारे लिए भी सर कोई अच्छा नहीं बात सर नहीं ये। सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, प्लीज। काफी बच्चे यहाँ पे जो हैं। सर रात को सर सोते सर ये दिखता है फिर। हाँ सर यार घर मेरे वालों के लिए साथ सो जाना ना अपने शीशा अकेले। शीशा देखना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए रात को। सोचा करो थोड़ा सा इस बारे में। खैर चलो। द अर्थ इज अ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक बंद है। हाँ क्या ड्रामा लगा रखा है भाई ये।
सर अभी भूतों की बातें कर रहे थे हम सर, कुछ गड़बड़ है मेरे को लग रहा है। मैं कह रहा हूँ मत करो यार बातें, ऐसे सही नहीं है। देखो अभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई है, वैसे भी आपको पता नहीं है, ये जो तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम होता है, इस टाइम पे भूत सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। सर रात को होता है वो शायद। सर रात का होता है सर। यार कहीं तो रात होगी ना इस वक्त, अभी यस यहाँ पे दिन है, कहीं तो रात होगी ना। हाँ, तो फिर फालतू की बातें यार, थोड़ा लॉजिक के साथ। स्फीयर्स, बहुत सारे कंसेंट्रिक होलोस्फीयर से मिलके बनी हुई है। ठीक है जी, पहली बात तो ये। सो